हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन। आज का टॉपिक है कि अपने लाइफ की जर्नी को मेडिटेशन के थ्रू कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानते हुए भी हम उसको कर नहीं पाते हैं। अगर आज का ये पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद से आपका लाइफ स्टार्ट हो जाएगा मेडिटेशन के थ्रू। दैट इज यू आर एबल टू स्टार्ट योर लाइफ, स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट व्हाट इज द मेडिटेशन। इज इट डिफरेंट और इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्लीपिंग? ये मेडिटेशन क्या है, ये स्लीपिंग क्या है? मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा कि मेडिटेशन क्या है एंड आई विल गिव यू द स्पिरिचुअल डेफिनेशन, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मेडिटेशन एंड स्लीपिंग में डिफरेंस अगर हम समझ लें तो फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ हमें क्लियर रूप से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये दोनों में कंपैरिजन कब करेंगे। सपोज एक आपके पास बाइक है और बाइक को आप 24 घंटे चलाते हो, घर में आके रख देते हो, फिर 24 घंटे चलाए दूसरे दिन, फिर घर पे आके रख दी। तो जितने देर घर पे आके उसको रखते हो वो रेस्ट है गाड़ी के लिए, बाइक के लिए रेस्ट है वो। लेकिन सपोज करो आप 24 घंटे चलाए, 2 दिन चलाए, 3 दिन चलाए, फिर उसकी सर्विसिंग करने लग जाते हो, फिर चलाते हो, फिर सर्विसिंग करते हो, फिर चलाते हो, फिर सर्विसिंग करते हो। तो सर्विसिंग इज डिफरेंट थिंग्स। अगर बाइक को लाके रख देते हो वो अलग चीज है, चलाना तो है दोनों ही केसेस में। एक में सर्विसिंग नहीं कराओ और एक में सर्विसिंग कराओ। तो जब हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर गाड़ी को लाके केवल रख देते हैं दैट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग। अब यहां पे मैं इस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर हम बाइक को घर पे आके रख दें, कभी चलाए ही नहीं, केवल रखे हुए रह जाए, कहने का मतलब जीवन भर हम सोते रहें, एक दिन वो गाड़ी खराब हो जाती है। अगर गाड़ी को केवल रख दें, नहीं खरीदें, गैरेज से खरीद लें और रख दें, 2 साल 3 साल चलाए ही नहीं, गाड़ी की क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। तो गाड़ी को तो चलाना है, ये जिंदगी को चलाना है। जिंदगी को चलाने के लिए रेस्ट भी जरूरी है, इसलिए सोना तो जरूरी है ही। लेकिन केवल सोते रहें, काम करते रहें, फिर सोएं, फिर काम करें, फिर सोएं, फिर काम करें और सर्विसिंग ना दें, लाइफ कितना दिन टिकेगा? कितने दिन आपके जीवन चलेंगे? 60 साल, 50 साल, 70 साल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइफ इंक्रीज करे, गाड़ी का लाइफ इंक्रीज करे, तो उसके लिए सर्विसिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाड़ी को सर्विसिंग कैसे देंगे? तो उसको सर्विसिंग देते हैं, उसके हर एक पार्ट्स को खोलते हैं। इसी तरह से बॉडी को सर्विसिंग देने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज जस्ट लाइक ए सर्विसिंग टू योर बॉडी टू इंक्रीज योर लाइफ। और केवल लाइफ को इंक्रीज नहीं करता है, वो फिट रखता है। मेडिटेशन से फिट रखता है। आप दिन भर काम करके सो जाएं, ऑब्वियसली अगर आप सोए हैं तो थोड़ा तो ठीक रहेगा, लेकिन सर्विसिंग नहीं है, वो रेस्ट है। वो फिर दूसरे दिन काम करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। लेकिन सर्विसिंग देने का ये मतलब है कि आप गाड़ी के हर एक पार्ट्स को खोलते हैं। कहाँ पे जाम लग गया है, कहाँ पे डस्ट पार्टिकल बैठ गया है, उसको एक न्यू लाइफ दे देते हैं। वहाँ से फिर से शुरू करता है। इन द सेम वे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी के ईच सेल्स, जो कि यूनिट ऑफ द बॉडी है, शरीर की जो रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, शरीर की जो रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, उसको दुरुस्त करता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज सर्विसिंग, स्लीपिंग इज द रेस्ट। अगर जीवन की गाड़ी को चलाना है तो स्लीपिंग भी जरूरी है और सर्विसिंग भी जरूरी है। हर एक दिन आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी, सो दैट टू यू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी की आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सर्विसिंग समय समय पे देते रहना पड़ेगा। इस तरह से हम समझ गए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड स्लीपिंग एंड व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स।
आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बोलना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन थ्रू एन स्टोरी। अब इंपॉर्टेंस क्या है मेडिटेशन का, मैं एक स्टोरी से क्लियर करना चाहता हूँ। एक किसान था और किसान के पास एक घड़ी था और उस घड़ी से उनकी एक भावनात्मक रिलेशन था। घड़ी को रखना चाहता था। आई डोंट नो कि ये भावनात्मक उनका जो रिलेशन था वो क्यों था, लेकिन वो घड़ी एक दिन कोठार में खो गया। कोठार एक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, कहीं गुम हो गया वो घड़ी गुम हो जाता है कोठार में। साइड में बच्चे खेल रहे होते हैं, जब ये बहुत ढूंढा तो नहीं मिला, तो साइड में बच्चे खेल रहे हैं, उनको बोला अगर आप घड़ी को ढूंढ देते हैं आप लोगों को इनाम मिलेगा, 100 200 500 जो भी है मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग मेरी मदद करें। बच्चे का क्या था, दौड़ के चले गए कोठार रूम में। 20-25 बच्चे चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह ढूंढा, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो थक गए, घड़ी नहीं मिला। किसान बहुत परेशान हुए। और इतने में एक दूसरा बालक आता है इनके पास, कहता है कि वुड यू प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, कि आप मुझे एक और मौका देंगे, मैं घड़ी ढूंढना चाहता हूँ। और बच्चे ने ये कहा कि मैं इसे अंधेरी रात में ढूंढना चाहता हूँ। अब किसान को थोड़ा सा लगा कि मजाक कर रहे हैं बच्चे। हम बोले ये सारे बच्चे, किसान ने कहा कि ये सारे बच्चे दिन के रोशनी में ढूंढ नहीं पाया, तुम उसे रात के अंधेरे में ढूंढने का दावा करते हो, तो मेरा मजाक करते हो। बच्चे ने कहा कि एक मौका दीजिए, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज एक मौका दीजिए आप, मुझे उस इनाम की जरूरत है। उनको जरूरत रही होगी, इनाम की जरूरत रही होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, किसान को क्या था, उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। उनको आदेश दे दिया, और आदेश दिया, बच्चे 12 बजे रात को प्रवेश करते हैं उस कोठार में, और 20 मिनट के अंदर वो घड़ी को लाके किसान को दे देता है। किसान बहुत खुश हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा किसान को, और साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ कि वो बच्चे दिन के रोशनी में ढूंढ ना पाया तो रात के अंधेरे में कैसे ढूंढ लिया। कारण जानना चाहा, और जब कारण जानना चाहा तो बच्चे बोलते हैं इट्स अ वेरी सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। उस कोठार में एक मेज था, उस मेज को मैं साफ किया और उस मेज पे जाके मैं बैठ गया, ध्यान की अवस्था में बैठ गया, और ध्यान की अवस्था में बैठने के बाद मैं उस शोरगुल को दूर करने लगा। धीरे धीरे जो बाहर से शोर आ रहा था वो ख़त्म होते चला गया। मैं डेप्थ में चलते गया। उसके बाद केवल एक आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया, और वो आवाज़ थी घड़ी की आवाज़, टिक टिक टिक। और फिर मैं उस आवाज़ को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद वो घड़ी मुझे मिल गई जो मैं आपको दे दिया। इस स्टोरी से हम ये समझते हैं, अ पीसफुल माइंड इज बेटर देन अ क्लेवर माइंड। अ पीसफुल माइंड मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। एक शांत दिमाग चतुर दिमाग से ज्यादा सोच सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप मेडिटेट करोगे अपने आप को, यू कैन थ्रो योर ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, मिनिमाइज करोगे अपने थॉट्स को, जिसके कारण जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके माइंड पे इंसर्ट करेगा, आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, दे आर पावरफुल। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेडिटेशन की आवश्यकता है, और इसमें हमें और भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं, साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सब भी जानते हैं, करते नहीं हैं। तो आज के वीडियो जिस तरह से अभी तक आपने देखा, कंटिन्यू देखते रहें, आज के बाद से आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 प्राणास। अब मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप इसको ध्यान से सुनें। ये मेडिटेशन को करने के लिए थोड़ा सा और जानकारी हो जाए, जानकारी दुरुस्त हो जाए तो अच्छा लगता है,
क्योंकि ज्ञान के बाद किसी चीज़ को करना और बिना ज्ञान के करना दोनों में अंतर आ जाता है। एक बार ज्ञान फिट हो गया आपके माइंड में, आप करने लग जाओगे। तो इसके लिए मैं 5 प्राणास को एक्सप्लेन करूंगा। 5 प्राणास, प्राण प्राण कहते हैं कि प्राण निकल गए, कहते हैं कि जिंदगी बन गई। ये जीवन और प्राण में क्या अंतर है? तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि वाइफ है, हस्बैंड है, उसके पुत्र हैं। वाइफ, हस्बैंड, उनके पुत्र, याद रखिएगा, वाइफ है, हस्बैंड और उनके पुत्र हैं। तो हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? वाइफ ने कहा कि मैं तो आपको जिंदगी से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। यहाँ पे बच्चे थे, उनको लगा कि क्या मुझसे प्रेम नहीं करती हो? बच्चे ने भी प्रश्न पूछ दिया कि माता आप मुझे कितना प्रेम करती हो? तो माता ने कहा कि अरे मेरे पुत्र, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। अब ये एक को जिंदगी से अधिक प्यारा है, एक प्राणों से भी अधिक प्यारा है। जिंदगी से भी अधिक प्यारे हैं, एक प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है? लाइफ एंड प्राण, दोनों में क्या अंतर है? जिंदगी के इंग्लिश तो मिलते हैं, प्राण के इंग्लिश नहीं मिलते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति का देन है। और दोनों में डिफरेंस है और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्राण 5 टाइप्स के प्राण होते हैं और उसको भी एक्सप्लेन करने से पहले जीवन और प्राण में इतना ही है कि जिंदगी के ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो प्राणास। जब सारे प्राण निकल जाते तो ही जिंदगी निकलती है। इसका मतलब है कि जब तक जिंदगी है तब प्राण नहीं भी हो सकते तो भी जिंदगी होती है। लेकिन जब जिंदगी निकल जाती है, जब जीवन निकल जाते हैं तो प्राण का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। कंप्लीट एम्बॉडीमेंट, कंप्लीट डिसएम्बॉडीमेंट तब होता है जब सारे प्राण निकल जाते हैं, तभी जाके लाइफ निकलते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ रहता है, प्राण नहीं भी रहता है। और उसके बाद यह कह सकते हैं जब लाइफ नहीं रहता है तो प्राण का तो रहना ही नहीं। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। प्राण जो होते हैं वो 5 टाइप्स के प्राण होते हैं। सबसे पहले होता है जो वायु, हम कहते हैं कि कितने तरह के वायु होते हैं, यहीं पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राणास। तो सबसे पहले जो प्राण होते हैं वो प्राणास होते हैं समान वायु। याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान वायु, थर्मल, आइसोथर्मल। समान वायु का काम क्या है कि दैट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी के अंदर जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द समान वायु। समान वायु इज द इंचार्ज ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। समान वायु आपके बॉडी के अंदर इनर एयर कंडीशनिंग करता है। इनर एयर कंडीशनिंग, बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी रहे, अंदर एयर कंडीशनिंग में है 37 डिग्री सेल्सियस। और यही कारण है अगर आप समान वायु को कंट्रोल कर पाते हो तो आपको बर्फ में बिठा दिया जाए, इतने तक आपको बर्फ में डुबा दिया जाए तो भी आप साधना करोगे, बड़े हंस के साधना करोगे, क्योंकि आप एयर कंडीशनिंग कर लियो अपने अंदर। दैट इज कॉल्ड इनर एयर कंडीशनिंग। और बहुत समय पहले ऋषि मुनि बर्फ के अंदर जाके, यहां तक बर्फ में डूबे हुए हैं और वस्त्रहीन होकर के भी साधना तपस्या करते थे, क्योंकि वो इनर एयर कंडीशनिंग कर लिया है। बाहर की कैसा भी एनवायरनमेंट हो जाए, कितने भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, आग भी क्यों ना लग जाए, वो आग में भी बैठ के वो तपस्या कर सकता है। समान वायु को उसने कंट्रोल किया है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आज हम लोग जो आज एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, दैट इज फॉर द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वहां पे भी उन्होंने एयर कंडीशनिंग बहुत पहले कर चुके हैं। हमारे संस्कृति ने पहले ही एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द समान वायु। और अंतर इतना है कि आज के डेट में साइंस ने जो एयर कंडीशनिंग दिया है दैट इज फॉर ह्यूमन कंफर्ट, लेकिन उसने जो एयर कंडीशनिंग स्थापित किया जाए, जिसको कि हम इनर एयर कंडीशनिंग करते हैं, दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज तपस्या के लिए उसने दिया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए उसने दिया है। लक्ष्य अलग अलग है। एक साइड में लक्ष्य ह्यूमन कंफर्ट है, बॉडी कंफर्ट है, और एक साइड जो लक्ष्य है वो जिंदगी की प्राप्ति है, जिंदगी की रियलिटी की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एयर कंडीशनिंग गिवन बाय द साइंस एंड द एयर कंडीशनिंग
गिवन बाय कल्चर, गिवन बाय सुपर साइंस। तो फर्स्ट था समान वायु। अभी 4 वायु को और एक्सप्लेन करना है, कृपया ध्यान लगा के सुने। और मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है ये। हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन, आपको रुकना पड़ेगा, ये वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा वायु होता है प्राण वायु। आप देखिए प्राण वायु अब आया है, इट इज ए टाइप ऑफ वायुस। प्राण वायु का क्या होता है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। हम जो सांस लेते हैं, हम जो सोचते हैं, ये प्राण वायु के कारण ही सोचते हैं। वो प्राण वायु ना रहेगा तो आप सोचना बंद कर देंगे, आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। समान वायु अगर निकल भी जाए तो भी प्राण वायु कुछ देर तक रहता है, तब भी इंसान कुछ सोच सकता है। और सबसे पहले समान वायु ही निकलता है बॉडी से। जब मरता है बॉडी, जब इंसान कहते हैं कि क्लिनिकली डेड, मैं तो डेड नहीं कहूँगा, समान वायु केवल निकलता है, यानी बॉडी ठंडा हो जाता है, तब क्लिनिकली डेड कर देते हैं। लेकिन अभी भी उसके पास प्राणवायु है, जीवन है। अभी प्राणवायु है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लोली चल रहा है। और उसके बाद वो थॉट प्रोसेस है, वो सोच सकता है। उनके परिजन रोते हैं, वो सोच सकता है, वो भी फील कर सकता है। आप ऐसा ना समझे कि वो क्लिनिकली डेड हो गई, अभी भी प्राणवायु उसके अंदर है, कुछ समय रहता है। तो प्राणवायु आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मेडिटेशन में हम प्राणवायु को ही कंट्रोल करते हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको ना करते हुए हम लोग तीसरे पे चले जाते, उड़ान वायु। उड़ान वायु जिसको कहते हैं, उड़ान वायु जिसको कहते हैं। तो उड़ान वायु क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर बायांसी फोर्स क्रिएट करता है, हमेशा ऊपर की ओर वो चलता है, बायांसी फोर्स। तो बायांसी फोर्स क्या होता है, आपको हल्का महसूस होगा। अगर आप उड़ान वायु को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत हल्का कर सकते हैं। यू आर अनअवेलेबल फॉर द ग्रेविटी, यू आर अनअवेलेबल फॉर द ग्रेविटी। आप ग्रेविटी के बियॉन्ड जा सकते हो। इसलिए हम सुनने को मिलता है कि हवा में भी तैर रहा है, पानी पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उड़ान वायु को कंट्रोल कर लिया है। दैट इज ए सिंपल प्रोसेस। ये बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस नहीं है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हैं उड़ान वायु को, तो आप हवा में तैर सकते हैं, आप पानी में भी चल सकते हैं, बिकॉज यू आर अनअवेलेबल फॉर द ग्रेविटी। दैट इज ऑल अबाउट द उड़ान वायु। उसके बाद का जो वायु होता है दैट इज कॉल्ड अपान वायु। अपान वायु क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, दैट इज डाइजेशन प्रोसेस। उसका काम है क्लीनिंग करना बॉडी को। जैसे हम डाइजेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट होता है, बाइक है, बाइक को चलाते हैं, एक एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जॉस्ट निकालने के लिए प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो वायु प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण क्लीनिंग प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो उसी वायु के कारण वो निकल पाता है। क्लीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जो वायु है वो है वयान वायु। वयान वायु क्या करता है, इसको और भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वयान वायु प्रिजर्वेटिव एक्शन करता है हमारी बॉडी को। ये बॉडी सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि अभी एक्टिव है इसमें वयान वायु। वयान वायु कारण हम ताज़ा रहते हैं, हमेशा फ्रेश। क्लीनिंग नहीं करता ये, लेकिन बॉडी को सड़ने नहीं देता है। अब जैसे फ्रीज में किसी चीज़ को रख देते हैं, खराब नहीं होता है, उसी तरह से हम अपने बॉडी को अगर खराब आज नहीं होने देते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वयान वायु। और वयान वायु बहुत लंबे समय तक होता है। तो ये जो 5 वायु हमने बताया, सबका छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे। तो ये 5 प्राणास हैं। तो सबसे पहले जब इंसान क्लिनिकली डेड होता है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू द साइंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि मर जाता है, नो, डेथ इज ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। तो जब इंसान डेथ करता है, जब डेथ करता है, क्लिनिकली डेड होता है, तो सबसे पहले उससे समान वायु निकलता है। समान वायु निकलने का मतलब सबसे पहले बॉडी ठंडा हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मर गया है, अभी भी वो सोच सकता है। हम रोते हैं तो वो उनको सेंसेशन होता है। उसके बाद जो वायु निकलता है वो है प्राण वायु। अब उसके सांस और थॉट प्रोसेस ये दोनों बंद हो जाता है। अब वो सोच भी नहीं सकता और सांसें भी बंद हो गई।
लेकिन अभी भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उनका, अभी भी उनका डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। आप किसी बॉडी को रख दो 4 महीने तक, उनके बाल बढ़ते हैं, उनके नख भी बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना क्यों बढ़ते हैं, जब डेड कर गया तो एक्सप्लेन करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद प्राणवायु यानी सांस और थॉट दोनों चले गए। उसके बाद उड़ान वायु, उड़ान वायु का हमने क्या बोला, वो बायंसी फोर्स लिफ्ट करता है आपको। तो लेकिन जैसे वो उड़ान वायु चले गए, आपकी बायंसी फोर्स खत्म, आपका वजन बढ़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट करें कि जैसे वो उड़ान वायु निकल जाता है आपके बॉडी से, देखते हैं कि लाश को मैंने 4 कंधों पे धोया है, मैंने 4 कंधों पे लाश को लेके गया हूँ, ढोया हूँ उसको, तो क्या होता है कि लाश का वजन बढ़ जाता है, एक अचानक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। तो हमको लगता है क्या है, तो कोई बोलते हैं उसमें यमराज आके बैठ जाते हैं, कोई बोलते हैं ये आके बैठ जाते हैं, भूत प्रेत आके बैठ जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि उड़ान वायु जो बायंसी फोर्स उसको लिफ्ट किए हुए रहता था, जब वो जीवित था हल्का लगता था, लेकिन क्या होता है कि जब डेथ कर गया और वो वायु निकल गया तो वो लाश भारी लगने लगता है। तो हम लोग एग्जांपल देते हैं, भूत प्रेत आके चढ़ गया, उस पर यमराज आके चढ़ गया, ये हो गया। दैट इज एक्चुअली क्या होता है कि डेथ भी एक प्रोसेस के तहत होता है। अब उसके अंदर से उड़ान वायु निकल गया, उड़ान वायु निकल गया, इसीलिए वो भारी लग रहा है। उसके बाद का जो वायु है अपान वायु। अपान वायु मतलब अभी भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा था, लाश जा रही है, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन जैसे वो अपान वायु निकलता है वो डाइजेशन प्रोसेस भी खत्म, क्लीनिंग एक्शन भी खत्म, अब क्लीनिंग भी नहीं होगा उसके बॉडी का। और उसके बाद जो लास्ट में है वयान वायु, और वयान वायु के निकलते ही बॉडी सड़ना शुरू हो जाएगा, और जिससे पहले कि सड़ जाए उसको जला दिया जाए। आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सबसे लेट जो वायु निकलता है वो वयान वायु है। बॉडी कम से कम 14 से 19 दिन टाइम लगता है वयान वायु को निकलने में, 14 से 19 दिन का वक्त लगता है वयान वायु को निकलने में। चौदह से 19 दिन का वक्त लगता है वयान वायु को निकलने में। आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, हम बॉडी को जला देते हैं। जब तक ये 5 वायु नहीं निकलता है तब तक जीवन रहता है, ये बात जानने की जरूरत है। आप बॉडी को जला देते हो, जीवन को ही जलाते हो, शव को नहीं जलाते। इसलिए बहुत सारे ऐसे ताइवान, बहुत सारे कंट्री हैं और वहाँ पे लाश को अधिक समय तक रखने की प्रावधान है। उनका मानना है कि इवन बॉडी डेथ नहीं करता है, तो पूरी तरह से जब डेथ कर जाता है ड्यूरिंग दी सर्टेन प्रोसेसेस, तो उसके बाद वो जलाते, वो बॉडी को रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 दिन में बॉडी को हटा दो। और मैं किसी वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किसमें कितना समय लगता है। अल्टीमेटली मैं बता दिया कि कम से कम 14 दिन का वक्त लगता है, तभी ये 5 प्राण निकलते हैं, और 5 प्राण निकलेंगे तभी तो बॉडी डेड करेगा कंप्लीटली, जीवन रहता है। इसीलिए हमने कहा कि जब जीवन है तो 5 वायु, जब जीवन है तो प्राण है, जब जीवन नहीं तो पूरा प्राण निकल जाता है। दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि प्राण धीरे धीरे निकलता है ना, एक प्राण निकला, दूसरा प्राण निकला, तीसरा प्राण निकला, कि प्राण के निकल जाने से ही जीवन निकल जाए कोई जरूरी नहीं। 1 प्राण निकल गया, 2 प्राण निकल गया, तीसरे प्राण निकल गए, जब तक 5 प्राण नहीं निकल जाए तब तक जीवन नहीं निकलता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा था कि आप मुझे ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार हो, ये बोलते आप मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हो। तो आप समझ लो कि वाइफ ने वहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली है। एक को ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक को प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह से 5 वायु को जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन से रिलेशन रखता है। ये 5 वायु है, और इस 5 वायु में एक वायु कौन सा था, प्राण वायु था, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। मैं उसी वायु को पकड़ता हूं, उसी वायु का काम मुझे मेडिटेशन में है, क्योंकि हमें कंट्रोल किसको करना है, थॉट को, रेस्पिरेटरी, ये दोनों को कंट्रोल करता है प्राण वायु। यानी ब्रीथिंग से हम थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर हजारों थॉट्स एक साथ चल रहा होता है ना, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमें दुख महसूस होने लगता है, हम टेंशन में, एंजाइटी में महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए ये थॉट प्रोसेस को हटाना बहुत जरूरी है। ये थॉट प्रोसेस कैसे हटाओगे? हाउ टू न्यूट्रलाइज योर थॉट्स, हाउ यू विल बिकम थॉटलेस? ओनली थ्रू मेडिटेशन। और मेडिटेशन होता है प्राण वायु के एक्सचेंज, वायु के एक्सचेंज से प्राण वायु पे कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन में। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अब मैं ये 5 वायु को एक्सप्लेन करने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि अब इसका काम मेडिटेशन में क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हम मेडिटेशन में ब्रीथिंग को क्यों पकड़ते हैं, यहाँ पे सांस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे ये 5 वायु ही आपके प्राण हैं, ये इसका असेंबलेज ही लाइफ है। इसको अगर हम असेंबल कर लेते हैं तो कंप्लीट जीवन बनता है। अगर प्राण निकल गए तो कोई मतलब नहीं है। ये 5 वायु पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम शक्तिमान बन सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में करूंगा, 444 प्रिंसिपल। अब मैं धीरे धीरे एंड की ओर आ रहा हूं। 444 प्रिंसिपल मेडिटेशन के लिए हमने यह समझ लिया कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द साइंस कि नॉर्मल ब्रीथिंग अगर देखा जाए, एक सामान्य मनुष्य के लिए उसका जो ब्रीथिंग है 1 मिनट में 15 से 20 बार होता है, 15 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और दूसरे साइड में साइंस ये कहता है, बायोलॉजिकल साइंस ये कहता है कि कम से कम हमको लंग्स के अंदर 10 to 12 सेकेंड्स तक हमको एयर को रखना चाहिए। जैसे हमने सांस को लिया तो कम से कम 10 से 12 सेकंड तक इसमें रखें, तब भी कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ एयर संभव है। हम क्या करते हैं, तुरंत लेते हैं तुरंत फेंकते हैं, तुरंत लेते हैं तुरंत फेंकते हैं। इससे क्या होता है कि आप लंग्स में तो रखे नहीं, कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रखेंगे, तभी कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ एयर होगा। फ्रेश एयर आता है और एग्जॉस्ट एयर जाता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें कि जब भी आप सांस लें तो कम से कम 10 से 12 सेकंड तक इस लंग्स में उसको रखें। ये इंपॉर्टेंट है और ऐसा बायोलॉजिकल साइंस कहता है। तो सांस लेने का तरीका हमें आज समझना है। क्या होना चाहिए, इनहेलिंग करते हैं हम, सांस को हमने लिया, मान लो तो मान लो कि इसका लेंथ कुछ हुआ, कुछ वॉल्यूम हुआ, तो कुछ लंबा सांस लिया, एकदम खींचे सांस को, उसको 10 से 12 सेकंड तक रखें, उसके बाद रिलीज करें। तो जितना लेंथ ऑफ द इनहेलिंग होगा, लेंथ ऑफ एक्सहेलिंग भी होना चाहिए। जितना लंबा लें उतना ही लंबा छोड़ें। कभी कभी होता है क्या, हमने लिया बहुत, छोड़ा आधा, सांस हमने लंबा लिया, आधा ही छोड़ते हैं। वो भी बेटर पर्सपेक्टिव नहीं है हमारी लाइफ के लिए। तो हमको क्या करना है कि जितना लंबा लेते हैं, लंबा गाढ़ा सांस ले, जितना ले सके उसको ले और अपने हृदय के अंदर कम से कम 10 से 12 सेकंड तक रखें। और 10 से 12 सेकंड रखने के बाद आप उसको उतना ही लंबे तरीके से एक्सहेल करें, क्योंकि जितना हमारे अंदर इम्प्यूरिटीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा निकालो ना उसको, आधा क्यों निकाल रहे हो, उसको पूरा निकालें। जितना लेंथ है उतना ही लेंथ होना चाहिए, 10 से 12 सेकंड तक उसको कैप्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है 15 से 20 सांस हम 1 मिनट में लेते हैं, उसको रिड्यूस करें, उसको 10 तक लाएं, क्योंकि ये लाइफ स्पैन को भी बताता है। क्योंकि हमने कहा कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल करेंगे तो थॉट कंट्रोल होता है। इसलिए जब आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं आप थोड़ा लंबा गहरा सांस लीजिए। उससे क्या होता है, फियर पे कंट्रोल करते हैं। भाई फियर पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्यों करता है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ ब्रीथिंग शुड बी इक्वल टू, ये लेंथ ऑफ इनहेलिंग शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्सहेलिंग। कुछ देर तक उसको रखते हैं। तो जो 15 से 20 सेकेंड तक हम उसको
1 मिनट में लेते हैं ब्रीथिंग पर मिनट BPM, तो उसको हम 10 कर लें, उसको 8 भी कर लें, उसको 6 कर लें। और मैं जो यहाँ पे 444 प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, उसमें उस ब्रीथ को ब्रीथिंग पर मिनट 4 ओनली देना है। ओनली 4 ब्रीथिंग पर मिनट माय डियर फ्रेंड्स। और इसी का मैं आपको मेथड बताऊंगा आज। इसके लिए सबसे पहले मैं बोलता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन जिंदगी केवल 4 दिन होते हैं। और 4 दिन की जिंदगी को आपको बनाना है। और इस 4 दिन की जिंदगी के लिए मैं सिर्फ आपसे 4 मिनट का वक्त मांगता हूं। ओनली 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स। आपको क्या करना है, 4 मिनट के लिए आप मॉर्निंग में बैठ जाएं। अभी मैं केवल एक प्रोसेस बता रहा हूं। 4 मिनट के लिए मॉर्निंग में बैठना है। और वो 4 मिनट में करना क्या है कि पहले मिनट में 4 ब्रीथिंग देना है ओनली। सांस को लंबा गाढ़ा लेना है, 10 से 12 सेकंड तक होल्ड भी करना है, फिर छोड़ भी देना है। इस तरह से केवल 4 ब्रीथिंग दीजिए 1 मिनट को। तो 1 मिनट को 4 ब्रीथिंग दिया, दूसरे मिनट को भी 4 ब्रीथिंग दिया, तीसरे मिनट को भी 4 ब्रीथिंग दिया, और चौथे मिनट को भी 4 ब्रीथिंग दिया। टोटल 16 ब्रीथिंग। केवल 4 मिनट बैठना है आपको। मेडिटेशन के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैठें, केवल 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स। क्या 4 दिन की जिंदगी के लिए 4 मिनट नहीं दे सकते आप 4 मिनट के लिए बैठें और अपने सगे संबंधी से कह दें कि 4 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं। और 4 मिनट में ये आप करें कि सांस को लंबा गहरा लें, होल्ड करें, फिर छोड़ें, ओनली फॉर 4 मिनट्स। इस तरह से टोटल आप 16 ब्रीथ आपने दिया 4 मिनट में। 4 मिनट में आपने केवल 16 ब्रीथिंग खर्च किए हो। ऐसे कितना करते, ऐसे करते अगर 15 लें तो 60 ब्रीथिंग के जगह केवल 16 ब्रीथिंग आपने दिया है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ये केवल आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेगा, आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाएगा, आपको पावर देगा। इस तरह से हम मॉर्निंग में करते हैं। इसी तरह से आप दोपहर में भी 4 मिनट के लिए जाइए, फिर इवनिंग में 4 मिनट के लिए जाइए, फिर सोने से पहले 4 मिनट के लिए जाइए। यानी 4 बार जाना है दिन में। 4 मिनट्स 4 टाइम्स इन ए डे एंड 4 ब्रीथिंग पर मिनट। दैट इज कॉल्ड 444 प्रिंसिपल। ये बहुत ही कारगर प्रिंसिपल है, हाउ टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन। अगर अपने लाइफ की जर्नी को मेडिटेशन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हो तो 444 प्रिंसिपल हमें समझना होगा। 444 प्रिंसिपल में पहला जो 4 है वो बताता है 4 मिनट्स, दूसरा 4 है 4 टाइम्स इन ए डे, और तीसरा 4 है 4 ब्रीथिंग पर मिनट BPM। ओनली 4 ब्रीथिंग पर मिनट, 4 टाइम्स इन ए डे फॉर 4 मिनट्स। दिन में अगर आपने टोटल समय कितना दिया 16 मिनट्स। सांसें कितनी दी, सांसें कितनी दी आपने, एक 4 मिनट्स में आपने 16 ब्रीथिंग दी है। 16 मिनट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कितने ब्रीथिंग आपने दिया, कितना कम ब्रीथिंग आपने दिया। इस तरह से हम लाइफ को सेव कर सकते हैं और लाइफ स्पैन को हम बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स कि दिस इज द वे वी शुड स्टार्ट एवरी डे। हमें हर एक दिन स्टार्ट करना चाहिए। आप ये करके देखें तो 4 वीक्स के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो जिंदगी के 4 दिन 444 प्रिंसिपल 4 वीक्स के अंदर आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। इसको आप करके देखें। दिस इज हाउ टू स्टार्ट विद द मेडिटेशन, हाउ टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन। अगर हम इसको करते हैं तो हमारे लाइफ में परिवर्तन आता है और हमें ऐसा करना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा समझ लें कि हमें तैयारी करनी है ज़िंदगी के हर एक जंग के लिए, ज़िंदगी के हर एक परिस्थिति के लिए, ज़िंदगी के इस नेचर के लिए हमें तैयारी करना है। मृत्यु के लिए भी हमें तैयारी करना है, क्योंकि कहते हैं कि तैयारी के साथ जीना मेरे दोस्त, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता। आत्मनिर्भर बनिए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए, अपनी शक्ति को एकत्र करिए, पावर को एकत्र करिए थ्रू मेडिटेशन।
क्योंकि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। हम मेडिटेशन के थ्रू पावर एकत्र करेंगे और उससे जो एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी को हम अपने जीवन को कार्यात्मक इकाई में बदलेंगे। ये बहुत जरूरी है। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जैसे बाइक की सर्विसिंग कर, जितना सर्विसिंग देंगे उतना बाइक अच्छा काम करेगा, उतने फ्रेश रूप में काम करेगा। एक व्यक्ति था, वो कुल्हाड़ी से रोज वृक्ष को काटता था, रोज काटता था, परेशान हो गया, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। दूसरा व्यक्ति प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट भी रहे हैं, बहुत सारे जंगल, बहुत सारे लकड़ी को काटे, वृक्ष भी लगाए, उसको काटते भी थे, बनाते भी थे, ये कर नहीं पाते थे। तो पूछा गया कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, और इनको पूछा कि आप क्यों कर पा रहे हो। तो इनको जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि जब भी मैं चोट देता हूँ, जब भी मैं काटता हूँ, तो एक वृक्ष को काटने के बाद फिर से मैं उसको धार को बनाता हूँ, सर्विसिंग करता हूँ उसका, इसलिए ये प्रोडक्टिव है। ये सर्विसिंग कर ही नहीं रहा है, केवल काट रहा है, सर्विसिंग नहीं कर रहा है। अपने जीवन को यूं ही ना बर्बाद करो। काम करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, माइंड लगाते हो, केवल सोने से काम नहीं चलेगा, सर्विसिंग भी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। इसलिए अगर जिंदगी में काम करना चाहते हो, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तो केवल रेस्ट आवश्यक नहीं है, सर्विसिंग भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।